back in your आपकी अपनी पाठशाला. Hope you are doing well. You know we have completed our last chapter, dissolution of a firm and dissolution of a partnership. According to this topic, you have already know that we have completed our whole partnership. The meaning of whole partnership, the fundamental of partnership, changing ratio, admission of a partnership, and retirement of a partner. Last one is a dissolution of a partnership या फिर dissolution of a firm. It means we have completed our all chapters which is included in the partnership, and now we are going to start a new topic which name is a comparative statement. I have already told you that in our first lecture in the 12th class, according to the syllabus, we have 3 books in the syllabus. The first is the partnership, next one is the company, and last one is the financial statement. And now we are going to start a new book which name is a financial statement, and comparative statement is included in the financial statement. First of all, we will discuss on the financial statement, and next one we are going to start a comparative statement. Okay बेटा, देखो बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है. सबसे पहले आपने बिजनेस की वीडियो में सुना भी होगा, बिजनेस के अंदर भी लेक्चर एक प्रिपेयर किया जा चुका है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर. बेटा बिजनेस के अंदर पैसा आता है जाता है, कैश का इनफ्लो चलता है आउटफ्लो चलता है. तो जब उस चीज को मेजर किया जा रहा है या फिर आपके बिजनेस में कितने कैश की जरूरत है, या फिर अगर कैश प्रॉपर पड़ा है तो आप उसको किस तरह से यूज कर रहे हो अपने बिजनेस में, इन सभी चीजों को चेक करना ही क्या कहलाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूड किया जाता है. इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट कंटेन्स द 6 चैप्टर. नंबर फर्स्ट था फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी की प्रिपेयर करना, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना. नेक्स्ट वन इज द फाइनेंशियल एनालिसिस, एंड नेक्स्ट वन इज द कंपैरेटिव स्टेटमेंट. नेक्स्ट वन इज द कॉमन साइज बैलेंस शीट, एंड नेक्स्ट वन इज द रेशियो एनालिसिस, एंड लास्ट वन इज द कैश फ्लो. It contains 20 marks in the exam. All 6 chapter. बेटा ये जो 6 chapters हैं 20 marks कंटेन करते हैं एग्जाम के अंदर. मोस्ट इंपॉर्टेंट और सो इजीएस्ट चैप्टर्स हैं हमारे. तो अच्छे से फोकस करके चलना. जो बेटा आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ये एग्जाम के अंदर कम से कम 3 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से पूछा ही पूछा जाता है. बेटा 4 मार्क्स की तो गारंटी है कि पूछा ही जाएगा. 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ जाता है. 4 मार्क्स का एक सिंगल क्वेश्चन रहेगा, एंड जो 1 मार्क्स का रहेगा वो आ भी सकता है. तो 4 मार्क्स का गारंटी रहेगा. जो 2 चैप्टर है हमारे इसके अंदर कंपैरेटिव और कॉमन साइज, जो फॉर्मेट रहेगा बेटा अभी सिखाया जाएगा आपको. इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे ये बताया जाएगा. जो फॉर्मेट रहेगा वो दोनों के अंदर सेम रहेगा. दोनों के अंदर सेम मतलब कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज के अंदर जो फॉर्मेट रहेगा बैलेंस शीट का, और जो हमारा फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस का, वो जो फॉर्मेट रहेंगे वो सेम रहेंगे. बेटा फॉर्मेट अच्छे से कर लेना, पढ़ाया जाएगा अभी, और उससे जो डिपेंडेंट क्वेश्चंस हैं वो भी अच्छे से सॉल्व करके ट्राई करना. यहाँ पर सिखाया जाएगा कि कैसे ट्राई करने हैं आपको. तो फोकस करना, वीडियो को देखते रहना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहना. बेटा कंपैरेटिव स्टेटमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं, नाम से स्पष्ट है कंपैरेटिव स्टेटमेंट. कंपैरेटिव स्टेटमेंट का मतलब है कंपेयर करना. किसके साथ कंपेयर करना? जैसे कई बार हम क्या कर रहे होते हैं, अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स को चेक करना चाहते हैं कि आगे आने वाले टाइम में हमारा बिजनेस कितना प्रॉफिट अर्न करेगा. इसके अकॉर्डिंग हम क्या चेक करते हैं कि पिछले सालों में हमारे बिजनेस ने कितने प्रॉफिट अर्न करे. तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कंपेयर करने चलते हैं. तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट का मीनिंग लिखता है इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ अ फर्म. मतलब फ्यूचर में कितनी प्रोग्रेस फर्म अर्न करेगी. इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द पास्ट परफॉर्मेंस. तो उसके लिए चेक करना जरूरी है कि फर्म ने पिछली परफॉर्मेंस में कितना अर्न करा. कहता है this purpose it becomes the essentials to make the comparative study of the financial statement. तो ये चीजें चेक करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट की क्या करें, स्टडी. कंपैरेटिव स्टेटमेंट के अंदर क्या पढ़ा जाएगा बेटा, कंपैरेटिव बैलेंस शीट के बारे में पढ़ा जाएगा और कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ा जाएगा. गारंटी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, तो अच्छे से पढ़ लेना. और इतना इजी है कि बस फॉर्मेट आपको लर्न होना चाहिए, कैलकुलेशन बहुत इजी रहेगी. क्लियर है? तो देखो हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट के फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा. आप भी प्रिपेयर करते रहना साथ साथ. सबसे पहले कॉलम डालिए पर्टिकुलर, नॉट नंबर, ईयर्स, changes here,
rupees per sentence. ठीक है भैया, देखिए सबसे पहले हेडिंग डालिए इक्विटी एंड लाइबिलिटी। फिर लिखिए शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। फिर हेडिंग डालिए बेटा नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। फिर हेडिंग डालिए बेटा करंट लाइबिलिटी। अभी समझाया जाएगा, डोंट वरी, नोट करते रहिए साथ साथ। करंट लाइबिलिटी के अंदर डालिए बेटा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, वेरिएबल्स, अदर करंट लाइबिलिटी। आगे लिखिए बेटा एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, tangible assets, intangible assets, फिर लिखिए बेटा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, long term loans and advances, फिर देखिए बेटा करंट एसेट्स,
करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, short term loans and advances, और बेटा अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट एसेट्स। ठीक है, फिर लास्ट में टोटल, ये थोड़ी सी स्पेस कम रह गया तो इसीलिए यहाँ तक। ठीक है बेटा, ये नोट कर लो, फिर अभी समझाते हैं इसके बारे में कि क्या लिखा है इसके अंदर। देखो बेटा, कंपैरेटिव बैलेंस शीट पहले मीनिंग बताया जा चुका है कि कंपेयर करना। अब बैलेंस शीट सर ये तो हमने अभी पार्टनरशिप में भी सीखी है और हमें तो ये तो +1 में भी आती थी। बिल्कुल आती थी बेटा, बैलेंस शीट आपको पहले भी आती थी, लेकिन अभी आप बैलेंस शीट सीखने जा रहे हो कंपनी की। वहां पर आप एक फर्म की या सोल ट्रेडर की बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे और यहाँ पर आप एक कंपनी की बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं। दोनों के अंदर बहुत डिफरेंस रहेगा। देखिए एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, +1 के अंदर वापस जाइए, एक बार रिमाइंड कीजिए कि जब आप +1 में थे तब आपने जब बैलेंस शीट प्रिपेयर की थी बेटा, तब आपने बैलेंस शीट के अंदर कौन-कौन से कॉलम ड्राइव किए थे? इधर आपने लिखा था लायबिलिटी और इधर आपने लिखा था क्या? एसेट्स। ये लिखा था आपने कि दो कॉलम होते हैं, एसेट्स और लायबिलिटी क्या चलती हैं? इक्वल चलती हैं। और उसी के साथ-साथ आपने +1 में एक चीज और सीखी थी अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। वहां पर आपने क्या सीखा था कि जो आपकी लायबिलिटी प्लस कैपिटल होती है वो इक्वल होती है आपकी एसेट्स के। अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर आपने क्या सीखा था बेटा? थोड़ा सा याद कीजिए। अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर आपने सीखा था कि लायबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स। मतलब जो आपका लायबिलिटी और कैपिटल का बैलेंस है उन दोनों का टोटल करके किसके इक्वल चलता है? एसेट्स के इक्वल। आपने पार्टनरशिप में भी ये बैलेंस शीट सीखी कि लायबिलिटी और एसेट्स। पहले कहते हैं कि आप ऐसे बोलते थे कि लायबिलिटी और कैपिटल का टोटल एसेट्स के इक्वल चलता है। फिर आपने थोड़े टाइम के बाद क्या सीखा? लायबिलिटी और एसेट्स इक्वल होती है। वहां पर आपने कैपिटल को क्या कर दिया? छोड़ दिया। लायबिलिटी के अंदर ही कैपिटल को क्या करने लगे? इंक्लूड करने लगे। फिर आपने पार्टनरशिप में भी यही सीखा, लेकिन अब कहते हैं कि आप दोबारा से जाइए उसी चीज पर, क्योंकि यही हमारा फॉर्मूला रहेगा कि लायबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स। क्लियर है बेटा? अब देखो, कहते हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट और फर्म की बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर तो हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, लेकिन जो कंपनी की बैलेंस शीट है वो इकट्ठी चलेगी। पहले आपको लायबिलिटी शो करके चलनी है, लास्ट में आपको एसेट शो करके चलनी है। अब कहता है कि यहाँ पर तो आपकी किसी भी तरह की लायबिलिटी आ जाती थी, जैसे क्रेडिटर्स आ गए, बीपी आ गए, ट्रेड पेबल्स आ गए, कुछ भी आ गया बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया, किसी भी तरह की लायबिलिटी आ गई, आप इसको डायरेक्ट शो कर देते थे। लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट में हर एक आइटम के लिए अलग से क्या बना रखी है? हेडिंग बना रखी है। सेम आपकी कोई भी एसेट्स होती थी, आप उस एसेट्स को ऐसे ही शो कर देते थे, लेकिन कहता है कंपनी की एसेट्स के लिए आपके लिए अलग से हेड्स बना रखी है, हेडिंग बना रखी है। आपको उसी के अकॉर्डिंग वहां पर क्या करना होगा? शो करना होगा। ठीक है बेटा, ये डिफरेंस क्लियर हुआ आपको कि फर्म की बैलेंस शीट और कंपनी की बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस है। यहाँ तो आप डायरेक्ट शो कर देते थे आइटम्स को, लेकिन यहाँ पर हेडिंग में जाए। फिर कहता है सर ये वाली चीज तो आपने क्या बताई? लायबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स। बेटा देखो, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, अब आप एक कंपनी की बैलेंस शीट प्रिपेयर करने जा रहे हो तो वहां पर लायबिलिटी जो है हमारी वो है, और कंपनी की जो कैपिटल होती है वो किसके इक्वल होती है बेटा? कंपनी के अंदर शेयर्स का काम किया जाता है। शेयर्स बोले तो जो हमारी जितना भी पैसा है कंपनी के पास, उनको छोटे-छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, उसको शेयर बोला जाता है। तो कंपनी के पास जितने भी शेयर्स हैं वो सारी क्या है? कैपिटल है उसकी, उसका खुद का पैसा है बेटा। तो यही लिखता है कि लायबिलिटी और कंपनी का खुद का पैसा किसके इक्वल लेके चलना है? एसेट्स के इक्वल। अब देखो फर्स्ट हेडिंग डाली हमने इक्विटी एंड लायबिलिटी।
इक्विटी, इक्विटी मतलब शेयर्स और लायबिलिटी मतलब कंपनी की जो पेबल अमाउंट है। अब सबसे पहले इसके अंदर लिखा गया शेयर कैपिटल, इसकी हेडिंग लगेगी बेटा, ये रह गया इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड की अंदर आएगा बेटा शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या है कि उस कंपनी के मालिक का कितना पैसा लगा हो। फर्स्ट लिखते हैं शेयर कैपिटल। बेटा यू नो, अब प्लस वन में भी आपने पढ़ा है कि जो हमारे शेयर्स हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ द शेयर्स, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। तो शेयर कैपिटल के अंदर क्या आएगा, इक्विटी और प्रेफरेंस का टोटल आएगा। जैसे आपको क्वेश्चन में लिख रखा है, पहले वहां पर लिख रखा है इक्विटी शेयर्स कितने हैं, प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं। तो जो शेयर कैपिटल के अंदर आएगा इन दोनों का टोटल आएगा। ठीक है बेटा, ये जो नोट नंबर फॉर्मेट देख लो पहले, पर्टिकुलर, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, चेंजेस और परसेंटेज। पर्टिकुलर में तो जो भी ट्रांजैक्शंस है हमारी, और नोट नंबर। बेटा जैसे अभी आपको बताया कि इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों का टोटल किसमें आएगा, शेयर कैपिटल में आएगा। तो लिखता है कि अब आप इस चीज को शो तो करके दिखाओगे जिस तरह से आप वर्किंग नोट प्रिपेयर करते हो। आपने वर्किंग नोट में लिखा गया कि नोट नंबर 1 में हमने इक्विटी शेयर्स लिए हैं और प्रेफरेंस शेयर। यहाँ तो आपने दोनों का टोटल शो कर दिया, मान लो 2 लाख रुपए, इक्विटी की भी 1 लाख है, प्रेफरेंस की भी 1 लाख है, और शेयर कैपिटल बन गई आपकी कितने की, 2 लाख। तो इस तरह से आपने यहाँ पर टोटल अमाउंट शो कर दी 2 लाख। ये नोट नंबर 1 है तो यहाँ पर शो कर दिया, ये वाली चीज हमारी नोट नंबर 1 से आई है। तो नोट नंबर 1 का ये मतलब क्लियर है बेटा। आफ्टर दैट प्रीवियस ईयर, जो हमारा पिछला साल है, करंट ईयर जो साल चल रहा है, चेंजेस, क्या चेंजेस आए, प्रॉफिट बढ़े या घटे, परसेंटेज कैलकुलेट। फिर कहता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर बेटा जितने भी ऑल टाइप्स ऑफ रिजर्व, जनरल रिजर्व या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, जिस भी चीज से प्रॉफिट्स हो रहे थे उन सभी चीजों को कहां पर ट्रांसफर कर दिया हमने, जनरल रिजर्व या फिर सीआरआर, एसएलआर, जो भी होता है बेटा, वो जितने भी टाइप्स के रिजर्व है वो किसके अंदर आ जाएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आ जाएंगे। नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द लायबिलिटी। नंबर फर्स्ट द करंट लायबिलिटी, नेक्स्ट वन इज अ नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी जिसका टाइम पीरियड 1 साल का होता है, मतलब 1 साल के अंदर अंदर हमें पे करना होता है, दैट्स द करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी जिनको 1 साल के बाद भी पे किया जा सकता है वो क्या कहलाती है, नॉन करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट लायबिलिटी की हेडिंग बना दी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, मतलब लंबे टाइम के लिए आपने उधार ले रखा। आगे लिखते हैं करंट लायबिलिटी जिनका टाइम पीरियड कम है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ट्रेड पेबल्स एंड अदर करंट लायबिलिटी। सर ये तो पता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग और प्रोविजंस, ट्रेड पेबल्स भी पता है, बट अदर करंट लायबिलिटीज क्या है बेटा। अदर करंट लायबिलिटी जैसे बाकी की जो बच गई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बच गए, अनअर्न्ड इनकम बच गई, इस तरह की कुछ भी लायबिलिटी है वो किस में आएगा, हमारा करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी। आगे लिखते हैं एसेट्स। एसेट्स के अंदर बेटा आएगा क्या, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स जो जिनका टाइम पीरियड 1 साल से ज्यादा है, दैट्स द नॉन करंट एसेट्स, एंड जिनका टाइम पीरियड 1 साल से कम का है वो करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स डिवाइड कर दी फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल व्हिच वी कैन टच एंड सी, टेंजिबल इंटेंजिबल व्हिच वी कांट टच एंड सी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सिंपल है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, बेटा जो हमने लोन दे रखा है बाहर वो हमारी एसेट्स है। और करंट एसेट्स, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट। ये फॉर्मेट बेटा आपको एज इट इज लर्न करना पड़ेगा, तो अपने नोट्स में नोट कर लेना। साथ में हम भी आपको पिक्चर शो कर देंगे, अभी जो क्वेश्चन करवाया जाएगा उसका क्वेश्चन भी शो कर देंगे, तो अच्छे से ट्राई करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। फॉर्मेट अगर लर्न हो गया तो गारंटी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटा, देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, जैसे बुक में हमें शेयर कैपिटल की अमाउंट दे रखी है हमें 5 लाख, डायरेक्ट दे रखी है बेटा 5 लाख, और नेक्स्ट ईयर भी दे रखी है 10 लाख। आगे लिखता है रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस दे रखा है 3 लाख, फिर लिखता है 2 लाख। आगे दे रखा है बेटा नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का बैलेंस दे रखा है, बाकी चीजें अगर नहीं दे रखी तो हम उसको शो ही नहीं करके चलेंगे। जैसे लॉन्ग टर्म प्रोविजन शो करते हैं बट उसकी अमाउंट नहीं दे रखी तो हम उसको भी शो नहीं करके चलेंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दे रखी है हमें 5 लाख
लाख और 8 लाख। आगे लिखता है करंट लायबिलिटीज में हमें ट्रेड पेबल की अमाउंट दे रखे हैं बेटा 2 लाख और 4 लाख। और किसी का बैलेंस नहीं दे रखा तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, बाकी चीजों को शो नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, इस तरह से जो आइटम्स आपको दे रखी होंगी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग उसको शो करो और बाकी चीजों को खत्म कर दो, पूरा करो। अब देखो एसेट्स के अंदर हमें फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स दे रखी हैं 14 लाख की और नेक्स्ट ईयर की दे रखी हैं 8 लाख और 14 लाख सॉरी। आगे इंटेंजिबल एसेट्स दे रखे हैं बेटा 2 लाख और 3 लाख। फिर दे रखी है करंट एसेट्स, हमें करंट एसेट्स में इन्वेंट्री का बैलेंस दे रखा है 4 लाख, बाकी कोई आइटम नहीं दे रखी उसको खत्म कर दो। करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री का बैलेंस दे रखा है बेटा 4 लाख, इन्वेंट्री 4 लाख और 5 लाख। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस गिवन है 1 लाख एंड 2 लाख। अब देखो बेटा टोटल किया हमने इसका, ये बना 13 प्लस 2 15 लाख, 18 20 24 लाख। एसेट्स का टोटल इक्वल रहेगा हमारा, ये बना कितना देखो 15 लाख, ये बना बेटा 14 17 प्लस 17 प्लस 7 24 लाख। एसेट्स और लायबिलिटी का टोटल सेम इक्वल रहेगा, जो फॉर्मूला सीख के आए हैं। ये तो क्वेश्चन हमें क्वेश्चन दे रखा था, हमने एज इट इज अमाउंट क्वेश्चंस की उठा के लिख दी। यहाँ पे आगे लिखते हैं हमने क्या करना है, देखो चेंजेस कैसे निकालने हैं। b माइनस a इज इक्वल टू c, मतलब a कॉलम ये है और b ये है, b में से a को क्या कर दो माइनस कर दो। 10 लाख में से 5 लाख गए, कितना बचा 5 लाख। 2 लाख में से 3 लाख गए, माइनस का 1 लाख। 8 लाख में से 5 लाख गए 3 लाख। 4 लाख में से 2 लाख गए बेटा, सेम यहाँ पे 14 लाख में से 8 लाख गए। इस तरह से बैलेंसेस निकाल लिए हमने, डिफरेंस निकाल दिया b माइनस a करके, जिससे हमारी किसकी वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। आफ्टर दैट कहते हैं d कैलकुलेट करो, परसेंटेज कैलकुलेट करो। क्या फॉर्मूला लिखा बेटा परसेंटेज का, c बाय में a। c हमारे पास क्या आया 5 लाख, a क्या था 5 लाख, तो 5 लाख अपॉन 5 लाख मल्टीप्लाई 100, कितना आ गया बेटा 100%। नेक्स्ट वन इज 1 लाख बाय 3 लाख, 1 लाख माइनस क्या बाय 3 लाख मल्टीप्लाई 100, कितना आ गया 33.333 समथिंग माइनस का। आगे 3 लाख बाय 5 लाख मल्टीप्लाई 100, 60% समथिंग आ जाएगा बेटा। तो इस तरह से ये परसेंटेज कैलकुलेट करो। कैसे आई ये परसेंटेज, दोबारा से सुनो। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन नोट करना है, जो क्वेश्चन दे रखे हैं, जो आइटम जहां पे नोट कर दिया है वो हमने नोट कर दिया। आफ्टर दैट c कैलकुलेट करो। हाउ टू कैलकुलेट c, b माइनस a। व्हाट इज b, a एंड b। a जो हमारा प्रीवियस ईयर है और b जो हमारा करंट ईयर है। b में से a को माइनस कर दो, तभी तो कंपेयर करोगे। कंपैरेटिव बैलेंस शीट बना लो बेटा, तो कंपेयर तो करोगे यहाँ पर। तो कंपेयर किया, चेक किया, 10 लाख रुपए प्रॉफिट आज था, पिछले साल 5 लाख का था, तो अभी कितने का प्रॉफिट अर्न किया 5 लाख। इस तरह से c की वैल्यू कैलकुलेट करी। फिर कहता है d कैलकुलेट करो। हाउ टू कैलकुलेट d, c बाय में a। c क्या था b माइनस a था, तो c हमने निकाल रखा है c बाय में a जो हमारा प्रीवियस ईयर है मल्टीप्लाई 100। तो इस तरह से कैलकुलेशन करके क्वेश्चन बहुत इजी रहेगा हमारे लिए। बोला भी था आपको, तो ये नोट कर लो बेटा नोट्स में, किस तरह से कैलकुलेशन करनी है। बहुत इजी है और गारंटी से फिर 4 मार्क्स फ्री हैं आपके, तो अच्छे से पढ़ लो इसको। आगे देखो बेटा कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस का मेजर कर रहे हैं। अभी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एसेट्स और लायबिलिटी का मेजर किया था। अब फॉर्मेट सीखना है प्रॉफिट एंड लॉस का। यहाँ पे देखो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या फॉर्मेट
revenue from operation. बेटा सारे क्वेश्चन सेम चलेंगे, एज इट इज, कुछ भी चेंज नहीं आएगा उसमें से। आपको शेयर करते रहेंगे क्वेश्चन भी, तो ये ट्राई जरूर करना। फिर रहेगा हमारा ऐड अदर इनकम्स, टोटल रेवेन्यू। आगे बेटा लेस एक्सपेंसेस। किस तरह के एक्सपेंसेस बेटा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, change in inventory, of finished goods, work in progress, stock in trade। फॉर्मेट भी बेटा साथ के साथ एक फोटो भी सेंड करती जाएगी वीडियो के साथ ही, इजी रहेगा आपके लिए, बाद में नोट भी कर देना आराम से। एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल कॉस्ट, depreciation and amortization expenses, other expenses, total expenses, फिर बेटा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है बेटा, नोट कर लो, फिर समझाते हैं किस तरह से, और क्वेश्चन भी बताएंगे। देखो सबसे पहले लिखा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? सेल, कि हमारी फर्म में कितनी सेल चल रही है। अदर इनकम्स और इनकम्स गिवन होंगी, ऐड कर दो। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम्स को ऐड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल रेवेन्यू। लिखा भी है फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट कॉलम ये, सेकंड कॉलम, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? टोटल रेवेन्यू। एक्सपेंसेस माइनस कर दो। कौन कौन से एक्सपेंसेस? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंटरी, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। व्हाट इज द अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस? सारे तो हमने सुन रखे थे, बट अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस क्या होता है बेटा? ये प्लस 1 में आपने पढ़ा होगा। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस जो इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है, दैट इज अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस, सभी एक्सपेंसेस का टोटल कर दो। टोटल रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस कर दो। अगर इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस कर दो बेटा तो हमारे पास क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। कौन सा प्रॉफिट आया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कहां से आया? इनकम में से एक्सपेंसेस को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। फिर जो टैक्स की अमाउंट दे रखी है वो
तो क्या आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और हमें यही कैलकुलेट करना है। देखो क्वेश्चन लेके चलते हैं इससे रिलेटेड। सभी आइटम्स बेटा एज इट इज गिवन होगी, बस पुट करनी है उसमें। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है हमें प्रीवियस ईयर का, सेम वही वैसे ही चलेगा 60 लाख, नेक्स्ट का 75 लाख, फिर बेटा अदर इनकम्स गिवन है 1,50,000, 1,20,000। रिवेन्यू के अंदर इनकम्स को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, टोटल रिवेन्यू आ जाएगा। टोटल रिवेन्यू बना बेटा हमारा 61,50,000 और ये बना 76,20,000। एक्सपेंसेस दे रखे हैं हमें, लेस किए एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के अंदर लिख रखा है बेटा डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख रखे हैं, मतलब टोटल ही लेके चल पड़ते हैं, इनमें से कोई भी आइटम्स गिवन नहीं है तो इसको शो नहीं करेंगे। तो लेस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस दे रखे हैं हमें कितने 44 लाख, इसके 50,60,000। अब बेटा रिवेन्यू में से एक्सपेंसेस को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो वहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। माइनस किया, ये आ गया 50,000 और इसका आ गया बेटा 25,60,000। दोबारा बताऊंगा अभी। आगे देखो बेटा टैक्स की अमाउंट दे रखी है हमें 6,12,500 और इधर दे रखी है 10,24,000। प्रॉफिट में से टैक्स को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ये आ गया 11,37,500 और ये आ गया बेटा 15,36,000। ठीक है, देखो क्या कर रखा था, आइटम्स गिवन थी, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन था, अदर इनकम, दोनों का टोटल किया तो क्या आ गया, टोटल रिवेन्यू आ गया। एक्सपेंसेस गिवन थे, टोटल रिवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया तो क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में टैक्स को माइनस कर दिया तो क्या आ गया, आफ्टर टैक्स आ गया। आगे कंपेयर करना है, कंपेयर कैसे करोगे बेटा, B माइनस A। 75 लाख में से 60 लाख है तो कितना आ गया हमारे पास, 15 लाख आ गया। 1,20,000 में से 1,50,000 सब्ट्रैक्ट किए तो 3 लाख माइनस का आ गया। सेम एज ऑन इसमें से सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे, जिसका बैलेंस आएगा वो चेक करेंगे। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट की थी, B बाय में A मल्टीप्लाई 100, C बाय में C क्या आया 15 लाख, 15 लाख बटे में डिवाइडेड बाय 60 लाख मल्टीप्लाई 100, 15 4 60 25, इतना परसेंटेज आ जाएगा बेटा इस तरह से। मतलब C बाय में वो फॉर्मेट सेम रहेगा, कैलकुलेशन सेम रहेगी, बस ये फॉर्मेट हमारा अलग था। शेयर कर देंगे बेटा बुक का फॉर्मेट भी आपको वीडियो के साथ, तो अच्छे से कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चन है, ट्राई कर लेना। 2 क्वेश्चन जो करवाया वो पूरे के पूरे सोल्व किए हुए भी बेटा आपको शेयर कर देंगे, तो आप यहाँ तक सोल्व करना, अच्छे से करना और रोज इसके क्वेश्चन शेयर किए जाएंगे आपको व्हाट्सएप पर, तो अच्छे से पढ़ लेना बेटा। कोई भी दिक्कत आती है पूछ लेना, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और कॉल कर सकते हो। अपना ध्यान रखो, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो, घर पे रहो बेटा, स्वस्थ रहो। गर्मी डे टू डे बढ़ती जा रही है, बाहर तो निकलना नहीं है, स्कूल ओपन नहीं हुए, तो अपना घर पे बैठ के स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो, इसीलिए अपना ध्यान रखो, घर पे रहो, स्टडी को बनाए रखो। ओके बेटा, थैंक यू, टेक केयर।